Hello everyone, this is Rohit Kumar, Faculty of Physics of Dynamic Education, and this is the online platform for nurturing potential. Here we are going to continuing our topic of Coulomb's law. आज हम Coulomb's law के बारे में बातचीत करेंगे जब हम कोई भी किसी भी दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख देते हैं वैक्यूम के बजाय। ठीक है, तो हमने ये वाला एक अपना फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसको रिकैप करें तो हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2 जो कि किसी r डिस्टेंस दूरी के ऊपर रखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन मिला था जिसके अंदर क्या था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये दोनों के डिस्टेंस को हम घटा देते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। ठीक है, स्पेस मतलब वैक्यूम, जब हमारा जो दोनों चार्जेस हैं वो वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने लिया कि कोई अगर दूसरा मीडियम अगर हम यहाँ पे ले लें, कोई दूसरा मीडियम हम यहाँ पे कंसिडर कर ले, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एक दूसरा चीज यूज करेंगे, एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन एम मतलब ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने दोनों चार्जेस को एक मीडियम के अंदर रखा है जिसकी वजह से यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन आर क्या है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा हमारा, देखिए रिलेटिव परमिटिविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसका जो डेफिनेशन होगा अगर हम इसको डिफाइन करें तो दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये तो किसका रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, स्पेस कुछ भी कह दीजिए। तो फोर्स इन मीडियम, यहाँ पे जो फोर्स इन मीडियम है एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हमने एप्सिलॉन एम की जगह पुट किया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि अब यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम है, स्पेस के साथ कुछ ना कुछ एक रिलेटिव मीडियम यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ 1/4πε0 एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये वाला टर्म 1/4πε0 आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बिल्कुल इसके जैसा है। 1/4πε0 देखिए यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो डिफरेंस किसका है, सिर्फ एप्सिलॉन आर का है। ठीक है, सो हमारा पूरा का पूरा फोर्स वही है जो यहाँ पे था। तो फोर्स को हमारा अगर यहाँ पे देखें रिलेशन किस तरीके से हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय परमिटिविटी दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अगर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम वैक्यूम की देखें तो वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1। ठीक है, किसी भी मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी देखें तो वो होता है इन्फिनिटी। ग्लास का देखें तो उसका वैल्यू 3 to 4 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो चेंज करती रहती है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर अपने दोनों चार्जेस को यहाँ से हम क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि अगर हम अपने दोनों चार्जेस को किसी भी वैक्यूम वाले स्पेस में ना रख के कहीं और रख दें, ठीक है ना, इन दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम के अंदर रख दें, तो यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, हमारा पहले फोर्स F था और अब फोर्स कितना है, जैसे उसको मीडियम के अंदर रखा F बाय एप्सिलॉन आर, मतलब किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, डिवाइड मतलब कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स है जब भी उसको किसी दोनों चार्जेस को मीडियम के अंदर रखेंगे तो हमारा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फोर्स है वो कम हो जाएगा जैसे ही हम किसी भी दो चार्ज को किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख देंगे जो कि वैक्यूम से डिफरेंट है।
क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर अगर यहाँ पे कुछ ग्लास के अंदर रख दिया, एयर के बजाय, एयर को हम 1 ही मान के चलते हैं, उसका वैल्यू कुछ 1.0003 होता है, नियरली अबाउट 1 ही होता है, इसलिए हम उसे 1 मान लेते हैं। तो हम अगर एयर के बजाय या वैक्यूम के बजाय कोई और मीडियम ले लेते हैं तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, 1/εr टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि अगर हम किसी मीडियम के अंदर रखते हैं तो हमारा फोर्स कितना कम होता है, तो कितना कम हो जाता है, 1/εr टाइम्स। तो हमारा यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये किसका रेशियो है, इसका अगर डेफिनेशन बिल्कुल सही तरीके से हमें देखना भी है और याद भी रखना है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट डेफिनेशंस में से है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एम मतलब मीडियम, नॉट मतलब वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे इस एप्सिलॉन आर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, अगर हम डिफरेंट क्वांटिटीज देखें अपनी डिफरेंट मीडियम्स के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए तो 1 ही होता है, ठीक है, स्पेस है, एयर के लिए 1.003, ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम इसको क्या कंसिडर करके चलते हैं, 1 ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है ना, 3 to 4 वेरी करता है ग्लास का, किस टाइप का ग्लास है। ठीक है ना, 80, ठीक है, 80 किसका होता है, हमारे वाटर का जो एप्सिलॉन आर होता है वो 80 होता है। एप्सिलॉन आर मेटल्स के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट किसके लिए होगा, मेटल्स के लिए होगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर ये रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं डाउट में नहीं आना कि हमने कई बार के से डिनोट कर देंगे, कई बार एप्सिलॉन आर से डिनोट कर देंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, हमने सिंपल फॉर्म तो उसका देख ही लिया है, 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जरा देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, 2 चार्जेस कंसिडर किए, एक तो है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा Q2, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, और अगर हम कंसिडर करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स Q1 और Q2 के बीच में क्या क्या होगा हमारा, एक होगा R12 और दूसरा होगा R21। R12 और R21 का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑन 1 है, ठीक है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसकी वजह से, Q2 की वजह से। ठीक है, इस Q2 चार्ज की वजह से इस Q1 चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और वो फोर्स क्या है, F12, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। अगर हम मानते हैं कि दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, या दोनों के दोनों नेगेटिव चार्जेस, मतलब लाइक चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 1 किसके कारण, सेकंड के कारण। ठीक है, सो F12 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो F12 क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, दैट इज नॉर्मल विद सम R12 कैप। ये हमने अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि किस तरीके से होता है। जो हमारा R कैप होता है वो क्या होता है, हमारा R कैप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, सो हम जब R12 कैप को हम खोलेंगे तो R वेक्टर तो ऊपर रह जाएगा, R12 वेक्टर, और नीचे क्या चला जाएगा, R12 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे R स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया, क्योंकि एक और यहाँ पे R मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ गया। तो हमारा जो F12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या हो गया हमारा 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R³ R12 का वेक्टर। अब ये हम देखते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये सेकंड वाला Q2 चार्ज है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा Q1 चार्ज की वजह से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास R2 का कैप वेक्टर फॉर्म के अंदर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब R कैप को खोलेंगे तो फिर दोबारा से यही लगेगा, R वेक्टर अपॉन
आर का मैग्नीट्यूड। जैसे ही हमने ओपन किया नीचे क्यूब हो गया, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर था। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। R21 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R2 का वेक्टर, ठीक है। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं यहाँ पे R12 एंड R21। अब हम देखें हमारा जो R21 है वो तो राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, और R12 है वो किस तरफ, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर, एक प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो देखा जाए दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है इसलिए इनका साइन कन्वेंशन होगा। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट कि हमारे दोनों जो फोर्सेस होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे F12 दैट इज इक्वल टू F21 बट अपोजिट इन नेचर। डायरेक्शन का क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि फोर्स भी एक कैसी क्वांटिटी है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा फोर्स का न्यूटन्स, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर दो चार्जेस रखे हैं तो वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, दोज आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, ओके। दैट इज फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट्स सी अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे कि हमने अभी कॉलम्स का वेक्टर लॉ पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हम माने कि एक Q0 चार्ज रखा हुआ है और उसके साइड के अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम उनको किस तरीके से एड अप करेंगे, वो सारे के सारे फोर्सेस, हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो किस तरीके से वो ऐड होंगे, किस तरीके से उनका मतलब सम निकलेगा, कैसे उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहता है वो, इट स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज है, हमें जब भी किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना है तो हम एक पॉइंट पकड़ लेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अभी इस पे फोर्स निकालना है फिर इस पे निकालना शुरू कर देंगे फिर किसी तीसरे पे, नहीं। हम जब भी फोर्स निकालेंगे पूरे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का, जहां पे दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तो हम एक पॉइंट के ऊपर कोई भी एक चार्ज को फिक्स कर लेंगे कि हाँ भाई हम इसके ऊपर निकालेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम का फोर्स निकाल जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये क्या स्टेट करता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस, वो किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। उसी तरीके से डिफरेंट फोर्सेस काउंट किए जाएंगे डिफरेंट चार्जेस की वजह से। लाइक हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे Q0 चार्ज रखा हुआ है और साइड के अंदर ढेरों चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn नंबर ऑफ चार्जेस आर हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 को रिप्रेजेंट किया है, वैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो Q1 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था R1, ठीक है ना, उतना दूर से वो फोर्स लगा, कुछ F1 फोर्स लगा, ठीक है ना, जो फोर्स है वो F1 लगा, ठीक है, उस डायरेक्शन के अंदर। Q2 की वजह से भी एक फोर्स आया F2 इस डायरेक्शन के अंदर, Q3 की वजह से भी एक फोर्स आया F3 इस डायरेक्शन के अंदर। तीनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे F1 F2 एंड F3 क्या है, फोर्सेस हैं किसी भी Q0 चार्ज के ऊपर ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 चार्जेस। इस Q0 चार्ज के ऊपर Q1 Q2 और Q3 की वजह से हमारे पास कौन कौन से फोर्स हैं, F1 F2 एंड F3 रेस्पेक्टिवली। तो इनका जो सम होगा उसने क्या कहा था, इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस। तो इनका सम कर देंगे हम, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा किस तरीके से निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा हमारा कुछ इस तरीके से, हम सबका क्या कर देंगे, सम निकाल लेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज अ वेक्टर सम, ठीक है। तो
तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म के अंदर देखें तो ये क्या हो जाएगा, R का क्यूब अपॉन R वेक्टर, ये हमने निकाला था वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चार्ज क्या है, हमेशा एक चार्ज फिक्स है, Q0 है, बाकी तीनों चार्ज चेंज करते जा रहे हैं। Q0 इंटू Q1 R1 वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, R1 है, अपॉन 4πε0 R1 का होल क्यूब। ओके, दूसरा Q0 सेम है, Q2 की वजह से निकला, Q0 सेम है, Q3 की वजह से निकला, ठीक है। अगर हम सबको देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हो जाए, ठीक है ना, जो काउंटिंग है वो फर्स्ट चार्ज से लेकर कितने n नंबर ऑफ चार्जेस तक पहुंच जाए, तो हम किस तरीके से सम निकालेंगे इसका, Q0 अपॉन 4πε0 तो हमारा कॉमन था, हमारे ये चार्जेस Q1 Q2 Q3 आगे Q4 प्लस में Q5 डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, तो हमारा जो टोटल सम निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। आप लोग ये याद रखें मेनली, ठीक है ना, बट आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आ जाता है तो पूरा का पूरा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो चार्जेस है वो 1 से लेकर n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए i की वैल्यू 1 करो तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा, i की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, i की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, i का वैल्यू n रख दोगे तो यहाँ n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए यूज होगा, जब हम किसी भी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो निकालना चाहेंगे, तो हम कौन सा यूज करेंगे प्रिंसिपल, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ओके, कि कैसे हमें सोल्व करना है। आगे हम न्यूमेरिकल्स जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे, ओके।